नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरों की बात करते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर पश्चिम बंगाल से होगी, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और उनके दौरे को लेकर खबर है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं 5 के पंच की दूसरी खबर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी है। दरअसल मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर यह खबर है। संघ प्रमुख 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर है। सरगुजा में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आई। क्या है पूरा मामला, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं 5 के पंच की चौथी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और 5 के पंच की 5वीं खबर इंदौर से है, जहां दूषित पानी से कई लोगों की जान खतरे में है। तो ये 5 के पंच की 5 अहम खबरें। पहली खबर कोलकाता से, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5 खबरों को एक एक कर विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर पश्चिम बंगाल से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और यहां पर उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह ने टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अप्रैल में बंगाल के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विकास, विरासत और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाएंगे। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में विकास थम गया है। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी तो हम बंग गौरव और बंग संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। वहीं शाह के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा, शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। वो आज रात को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। भागवत कल अभनपुरी के सोनपैरी गांव के कबीर आश्रम में आयोजित हिंदू सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही एम्स में युवाओं के साथ संवाद करेंगे। आरएसएस प्रमुख 1 जनवरी को सद्भाव बैठक युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान समाज, संगठन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। वहीं मोहन भागवत के दौरे को लेकर संघ पदाधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। सोनपैरी गांव में भी हिंदू सम्मेलन को लेकर विशाल पंडाल बनाया गया है। तो आज से 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और इसको लेकर जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। आज रात राजधानी रायपुर पहुंचने की तैयारी है। अभनपुर के सोनपैरी गांव के कबीर आश्रम में आयोजित सम्मेलन में वो शामिल होंगे। साथ ही एम्स में युवाओं के साथ भी संवाद करते नजर आएंगे। तो गढ़ में मोहन भागवत आने वाले हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी की खबर कोई नई नहीं है। हाल ही में गुटबाजी की ये खबर सरगुजा में देखने को मिली है। सरगुजा में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा के दौरे पर थे। इस दौरान भूपेश बघेल के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और उनके समर्थक ज्यादा सक्रिय नजर आए, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के समर्थक नदारद दिखे। पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल भी बयान देने से बचते नजर आए। दरअसल सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस के 2 बड़े नेता अमरजीत भगत और टीएस सिंहदेव हैं। दोनों के अपने अपने समर्थक और गुट हैं। जब प्रदेश के बड़े नेता भूपेश बघेल की अगवानी की बात आई तो टीएस समर्थक नदारद दिखे। इसे लेकर कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को फिर हवा दे दी है। तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के समर्थक इस दौरान नदारद दिखे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब सरगुजा के दौरे पर पहुंचे तो यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम के समर्थक नजर नहीं आए और ये गुटबाजी को हवा दे गई। क्या सिंहदेव को नहीं थी भूपेश बघेल के दौरे की जानकारी? ये भी सवाल उठ रहे हैं। सरगुजा दौरे पर थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के समर्थक इस दौरान एक्टिव नजर आए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। पूरे मामले को लेकर जब भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो वो भी बयान देने से बचते नजर आए। दरअसल सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं। इनमें अमरजीत भगत और टीएस सिंहदेव के नाम शामिल हैं। दोनों के अपने अपने समर्थक और गुट हैं। जब प्रदेश के बड़े नेता भूपेश बघेल की अगवानी की बात आई तो इस दौरान टीएस समर्थक नदारद नजर आए। वहीं दूसरी ओर अमरजीत भगत और उनके समर्थक ज्यादा एक्टिव दिखे। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या गुटबाजी यहां पर एक्टिव है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री यानी वो प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनके स्वागत में एक गुट के लोग ना आना भी इस पर सवाल उठ रहा है। और चलिए हमारे साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय फोनलाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, ये खबर जो निकल कर आ रही है सरगुजा से कि गुटबाजी खुलकर सामने दिख रही है। जब पूर्व मुख्यमंत्री सरगुजा जाते हैं तो वहां पर जो है अमरजीत भगत पूर्व मंत्री के समर्थक ही दिखते हैं, टीएस बाबा के समर्थक नजर नहीं आते हैं। क्या कहेंगे इस आरोप पर? सबसे पहली बात यह कि मैं विकास उपाध्याय नहीं, सुरेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि वहां पर ये गुटबाजी का कोई प्रश्न नहीं है। कौन आदमी जो अमरजीत भगत का समर्थक या महाराज टीएस बाबा का समर्थक, ऐसा थोड़ी होता है। कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और उसमें सभी तरह के लोग थे। ये गुटबाजी की जो बात कहना है ये बिल्कुल गैरवाजिब है और सारे लोग वहां उपस्थित थे। ये कांग्रेस में कोई इसका आदमी उसका आदमी नहीं होता। कांग्रेस का आदमी कांग्रेस का आदमी होता है।
लेकिन सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठेगा ना कि जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जाए तो वहां पर तमाम बड़े नेताओं का होना जरूरी नजर आने लगता है और पत्रकार उससे जुड़ा सवाल जब पूछते हैं पूर्व मुख्यमंत्री से तो वो भी बचते नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं अब मान लीजिए कोई आदमी कहीं व्यस्त है, कहीं गया हुआ है, जितने लोग वहां थे सारे लोग उनके स्वागत में उपस्थित थे और वहां के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था, बहुत अच्छे ढंग से सब हुआ है और सभी लोग कांग्रेस के सभी तरफ के लोग थे। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई इसका आदमी उसका आदमी वाली बात नहीं है, गुटबाजी वाली बात जो है वो सही नहीं है। सभी लोगों ने स्वागत किया है और कांग्रेस के सभी नेताओं का सभी लोग स्वागत करते हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को स्वागत करने की बातें कही जा रही है। आप बने रहिएगा सर हमारे साथ। सुरेंद्र शर्मा आपसे लेकिन एक सवाल ये है ना कि जब आगवानी की बात आती है और जब आप कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष मौजूद थे, लेकिन समर्थकों को देखने से ही अंदाजा लग जाता है कि ये किनके समर्थक हैं और बात यहीं पर आकर जो है वो अटक गई है कि जो समर्थक दिख रहे थे वो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ही नजर आ रहे थे। नहीं, ऐसा कैसे तय हो सकता है कौन किसका समर्थक है? लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और जिन लोगों ने स्वागत किया वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे। बहुत सारे कांग्रेसी हो सकता है किसी काम में व्यस्त रहे हो, नहीं आ पाए होंगे, वो अलग बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं लिया जाना चाहिए जो भी समर्थक थे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के समर्थक नहीं है। अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक है, गुटबाजी की जो खबरें जो आ रही हैं वो सब अफवाह है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसी तरह कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग एक मत है, एकजुट है और कांग्रेस के प्रति लोगों की जो निष्ठा है वो पूरी तरह से बनी हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की निष्ठा जुड़ी हुई है, ये तमाम बातें सुरेंद्र शर्मा कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम बातों पर जो है वो क्लियर किया जा रहा है कि गुटबाजी की जो खबरें चल रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है और जो लोग दिख रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, उसमें किसी विशेष नेता के दल के लोग जो है विशेष नेता के जो समर्थक थे वो नहीं थे, सबने मिलकर स्वागत किया। अगर कोई नहीं आया तो उसके पीछे कोई और रीजन हो सकती है, वो दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वागत में नहीं आए होंगे। तो कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर यह खबरें निकलकर सामने आ रही है। भूपेश बघेल के दौरे को लेकर तमाम सवाल उठने लगे। दरअसल पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और उनके समर्थक ज्यादा सक्रिय नजर आए, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के समर्थक नदारद दिखे। पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल भी बयान देने से बचते नजर आए। दरअसल सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस के दो बड़े नेता अमरजीत भगत और टीएस सिंहदेव हैं। दोनों के अपने अपने समर्थक हैं और गुट भी हैं। जब प्रदेश के बड़े नेता भूपेश बघेल की अगवानी की बात आई तो टीएस समर्थक नदारद दिखे। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, ये कांग्रेस से जुड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री सरगुजा पहुंचे तो वहां जो है गुटबाजी साफ नजर आई। कुछ लोग जो है उनका स्वागत करने आए, लेकिन टीएस बाबा के समर्थक नहीं आए। क्या कहेंगे आप? धर्मलाल कौशिक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? देखिए, कांग्रेस जो है जिस प्रकार से अंतरकलह से जूझ रही है, जब एक नेता जाते हैं तो दूसरे को उसका समर्थक नहीं आते, दूसरे जाते हैं तो उसका समर्थक नहीं आते। और विधानसभा चुनाव से पहले पूरे 5 साल ये लोग यही किए जब उनकी सरकार थी और उसी में उनकी सरकार चली गई और उसके बाद में लगातार चुनाव जो पराजय उनको सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन जहां भी उनके नेता जाते हैं, वरिष्ठ नेता जाते हैं, तो कांग्रेस के अंतरकलह खोल करके उभर करके सामने आती है। और निश्चित रूप से कांग्रेस में जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस को जनता ने पहले ही नकार दिया, अब कार्यकर्ता भी नकारना शुरू कर दिया। लेकिन धर्मलाल जी, एक कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि आपके यहां भी ये चीजें नजर आती हैं और वो विधानसभा के अंदर दिख जाती है जब आपके ही विधायक सरकार से एक के बाद एक तीखे सवाल पूछते हैं।
देखिए, विधायकों का सबसे बड़ा फोरम जो जनता का है वो विधानसभा है। विधायक को अपनी क्षेत्र की बात रखनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, और अपने क्षेत्र के अपनी बात तो रखते हैं सर, लेकिन वो सरकार को घेरने लग जाते हैं। कई बार सरकार असहज हो जाती है। कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें आप भी जानते हैं। देखिए, मैं तो बता रहा हूं, मैं उसमें स्वयं हूं। आप जो यदि मुझे बोलेंगे, ये सारा कांग्रेस का किया हुआ है, कांग्रेस का जो किया धरा है, भाजपा की सरकार के मंत्री उसका जवाब दे रहे हैं, और जिस प्रकार से करप्शन उसमें हुआ है, आज उसमें लगातार जांच हो रही है। हमारे मंत्री जी जांच करा रहे हैं और उसके बाद उसमें पनिश कर रहे हैं। बिल्कुल जांच होगी। बहुत शुक्रिया सर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो कांग्रेस की गुटबाजी पर सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी भी इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर का रुख करते हैं। चौथी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर नर्सिंग को लेकर के यहां पर एक मामला सामने आया है और ये पूरा मामला जो है वो जबलपुर बेंच में सरकारी नर्सिंग कॉलेज में महिलाओं को 100% आरक्षण देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ग्रुप ए सब ग्रुप 2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर समेत ट्यूटर के कुल 286 पदों पर महिला उम्मीदवारों को 100% आरक्षण दिया गया है। 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर के पद पर भरे जाने हैं, लेकिन इसमें पुरुष उम्मीदवार को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, जो भर्ती नियम और इंटरनेशनल काउंसिल के सभी मापदंडों का उल्लंघन है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबल बेंच में सरकारी नर्सिंग कॉलेज में महिलाओं को 100% आरक्षण देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेजों में 3 पदों पर भर्ती विज्ञापित की गई है और मंडल ने सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। उसमें महिलाओं को 100% आरक्षण देते हुए और पुरुषों को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया है, जबकि समान डिग्रीधारी और समान रूप से योग्य पुरुष जो उस पद का दावा कर सकते थे, नियमानुसार वो उसकी अर्हता रखते थे, उन्हें सिर्फ लिंग भेद करते हुए उन्हें बाहर किया गया है। इस मामले को चुनौती दी गई है उच्च न्यायालय में। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय साहू बने हुए हैं। संजय, ये बेहद मामला अलग दिख रहा है। 100% महिलाओं का आरक्षण जब हो जाएगा तो इसमें पुरुष उम्मीदवार तो रहेंगे ही नहीं। ऐसे में हाईकोर्ट ने जो सुनवाई की है, इसका क्या असर देखने को मिलेगा अब? निश्चित ही अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन आयोग का जो डिसीजन है वो गलत साबित होने की कगार पर पहुंचे, क्योंकि 100% किसी भी एक वर्ग को लिंग भेद के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये संविधान में भी कहीं नहीं है और इसी को लेकर चुनौती दी गई। हालांकि अब देखना ये होगा कि 5 जनवरी को जब इसमें सुनवाई होती है तो कर्मचारी चयन आयोग और जो राज्य सरकार है इस पर क्या अपना अभिमत देती है और किस प्रकार से अपनी बहस पूरी करती है। लेकिन जिस प्रकार से ये मामला है कहीं ना कहीं लिंग भेद पर आधारित और जिस प्रकार से एडवोकेट विशाल बघेल बता रहे हैं कि लिंग भेद को पूरी तरह इसमें बताया गया है, तो कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले में आगे भी तारीख पड़ सकती है। लेकिन चूंकि 7 तारीख जो अंतिम तिथि जो दी गई है फॉर्म भरने की, उसके पहले कोर्ट कुछ न कुछ इसमें डिसीजन दे सकता है। जी बिल्कुल। तो लेकिन संजय, बड़ा सवाल ये है ना कि आखिर कोर्ट में तो पक्ष ने बताया होगा ना कि आखिर 100% आरक्षण महिलाओं को उन्होंने क्यों दे दिया। इसके पीछे उन्होंने कोर्ट में कोई तर्क रखा होगा? निश्चित ही अभी तर्क, हालांकि राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को जो है वो नोटिस जारी हुए हैं। अब चूंकि वो अपना तर्क जो है वो यहाँ पर 5 तारीख को रखेंगे, साथ में उन्होंने ये क्यों किया है इस पर भी वो बताएंगे कि हमारा आधार क्या था। हालांकि नर्सिंग का मामला है, ये नर्सिंग प्रोफेसर का मामला है और इसमें आयरता जब पुरुष भी बिल्कुल। अब जवाब और अगली सुनवाई का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया संजय साहू, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हासिल करते रहेंगे।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर का रुख करते हैं। अंतिम खबर इंदौर से है, जहां पर जहरीले पानी की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ये जहरीला पानी जो है लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। ये पूरा मामला इंदौर के भागीरथपुरा का है, जहां पर दूषित पानी से फैली बीमारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नर्मदा जल और नालियों के मिक्स पानी से फैली उल्टी दस्त की बीमारी से अब तक करीब 150 लोग बीमार हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 35 लोगों की हालत गंभीर है। हालांकि प्रशासन इन मौतों को अन्य बीमारियों से जोड़ रहा है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने मौके पर मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और लाइफ सपोर्ट टीम तैनात की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया है और सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और नागरिकों से पानी उबाल कर पीने की अपील की है। प्रशासन ने अब भागीरथपुरा में टैंकर से पानी सप्लाई किया है और दूषित पानी के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। बीमारी के कारणों की जांच जारी है। तो भागीरथपुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर जहरीले पानी की वजह से लगातार लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। ये एक भागीरथपुरा एक बस्ती है जी, वहाँ के ही ज़्यादा पेशेंट हैं और कल से महापौर जी, कमिश्नर साहब हमारे और प्रशासन पूरा लगा हुआ था। मैं दिल्ली से मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं तत्काल जो फ्लाइट मिली उसी से आया हूँ। हमने निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाए जो प्राइवेट भर्ती है। हमारी सासू माँ को है, उनको 27 तारीख को उल्टी दस्त हुए। दिन भर रहे, हम उनको दवाई लाकर दे रहे थे, उससे कोई आराम नहीं हुआ और बढ़ता ही जा रहा था। और उसके बाद फिर उनको हमने भर्ती करा। 28 तारीख की सुबह उनकी डेथ। कल सुबह से लेके हमारे पास में सूचनाएं थी, अलग अलग अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीज भर्ती हो रहे हैं और उसको लेके हमारा जो IDSP की विंग है वो एक्टिवेट हुई। हमारे टीमें जो यहाँ पे मुख्यमंत्री संजीवनी और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, दोनों के चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ यहाँ पे सक्रिय थे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। महेश, ये बेहद गंभीर लापरवाही है कि नर्मदा के जल में नालियों का पानी मिक्स हो रहा है। ऐसे में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्योंकि 150 लोग बीमार हैं इस मामले में? देखिए, कार्रवाई की बात की जाए तो अभी यही तय नहीं कर पा रहा है नगर निगम की गलती कहाँ पे हुई है। कैसे ये दूषित पानी नर्मदा के पीने के नलों तक पहुंचा है, लोगों के घरों तक पहुंचा है। रही बात लोगों के बीमार होने की, तो लगातार लोगों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। 27 तारीख से लेकर कल रात तक 2 महिलाओं की भागीरथपुरे में मौत हुई है। डॉक्टर्स उसका कारण अभी कोई स्पष्ट नहीं बता रहे, पर परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस दिन गंदा पानी आना शुरू हुआ था उसके बाद से इन दोनों महिलाओं की तबीयत खराब हुई थी, उल्टी दस्त हुए थे और उसके बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। इसी तरीके से एक व्यक्ति की आज सुबह 70 वर्षीय एक व्यक्ति की आज वर्मा हॉस्पिटल में, उन्हें भी कल रात में जब ये आउटब्रेक हुआ था, एक साथ लगातार लोग बीमार होकर पहुंचे थे, उसी दौरान ये भी बीमार होकर पहुंचे थे और इनकी मौत हुई है। तो 3 मौतें अभी तक कंफर्म है। अभी 2 अलग अलग अस्पतालों की अपुष्ट जानकारी है। मैं फिर से दोहराऊं कि अपुष्ट जानकारी है, 2 महिलाओं की मौत की और बात कही जा रही है, पर जो 34 लोग हैं वो इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें भर्ती किया गया। और साफ तौर पर प्रशासन स्थानीय स्तर पर जो नेता है वो इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से लोगों को बेहतर इलाज मिले, लोगों को पैसा खर्चा ना करना पड़े। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो भागीरथपुरा इलाका है, यहाँ पर बीते 1 साल से अलग अलग काम करे जा रहे थे, जिसमें ड्रेनेज लाइन डालना, दूसरे काम थे। तो उस दौरान क्या लापरवाही हुई, उस दौरान क्या, बिल्कुल क्या लापरवाही हुई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन महेश, सवाल ये भी है ना कि हमने अब तक जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की? अब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं तय होगी तो कब तक कार्रवाई होगी? देखिए, निश्चित तौर पर इसके लिए पूरी तरीके से अधिकारी जिम्मेदार हैं। अधिकारी इस तरीके से जिम्मेदार हैं कि इस इलाके से जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं कमल बागेला, वो बीते 1 सप्ताह से उन्होंने अधिकारी से बात करना शुरू कर दिया था, जब लोगों ने उनसे शिकायत की थी कि पानी बदबूदार आ रहा है, पानी मटमेल आ रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा, पर अधिकारियों ने अपनी काम की खानापूर्ति करके ये बता दिया कि पानी की टंकी पूरी तरीके से साफ है, पर उसके बाद भी ये पानी लोगों के घर तक पहुंचता रहा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपायुक्त हैं इस पूरे मामले में, जिनको सिरोहिया, जिनको
जिम्मेदारी दी हुई है निगम कमिश्नर ने, उन्होंने बिल्कुल, जिनको जिम्मेदारी दी गई है उन पर कब तक कार्रवाई होती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।